हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर सॉलिड गेन्स आने वाले टाइम में नजर आते हैं। उसके क्या रीजंस हैं, मैंने इसकी एक थोड़ा सा आउटलुक, इसका जो फ्यूचर आउटलुक है, जो बिजनेस एनालिसिस है, उसको अलग अलग सेक्शंस में लेकर कोशिश की है आप तक एक समराइज फॉर्म में पहुंचाने की। तो हमारे पास बहुत सारे सॉलिड रीजंस हैं कि ये यहाँ से मल्टी बैगर क्यों बन सकता है। इन सारी चीजों को समझने के लिए वीडियो पूरी ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं तब हमें कन्विक्शन होती है। और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर मार्केट में हमारा स्टॉक कोई नीचे चला भी जाए तब भी हम इसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें रीजंस पता है व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। तो यहाँ पर सारे रीजंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यहां सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है आज की डेट में। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इसको रेवेन्यू आती है, 50% ऑफ रेवेन्यू वो आती है रिफाइनिंग ऑफ, जो रिफाइनिंग करते हैं कच्चे तेल की, जो फ्यूल की, यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो यहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं, उससे इनका 50% इनकम आता है। तो ये इनका एक मेन बिजनेस है। यहां बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस बात का कि 21% ऑफ द रेवेन्यू रिटेल बिजनेस से आती है। और रिटेल बिजनेस में रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। 21% तक ये पहुंच चुके हैं एंड अक्रॉस इंडिया दे हैव 11,800 स्टोर्स। ये बहुत बड़ी एक मींस नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो सेकंड इनका रिटेल बिजनेस है। थर्ड इनका क्या है, ये है डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, जिसको ये टेलीकॉम का नाम नहीं देते, डिजिटल सर्विस बिजनेस देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने भी इंडिया में यहां पर इन्वेस्टमेंट की है। और इस टेलीकॉम वाले सेक्शन के थ्रू, जो जियो इसका नाम है, इसके थ्रू जितना भी डिजिटलाइजेशन होना है ये सारा का सारा इसी सेक्शन में रहेगा। तो सबसे पहले रहा हमारा रिफाइनिंग, सेकंड था हमारा रिटेल, एंड थर्ड है हमारा डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, और फोर्थ है हमारा इसमें पेट्रोकेमिकल बिजनेस। तो पेट्रोकेमिकल्स में यहाँ पर पॉलीमर्स एंड जो पॉलिस्टर्स वगैरह हैं, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। यहां से 19% रेवेन्यू आती है। इंडिया में मेजर प्लेयर नहीं, सबसे बड़े प्लेयर हैं, और सबसे बड़े में भी मींस ऑलमोस्ट सारी मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। और बहुत सारे इनके प्लांट्स हैं इसके लेकर। तो ये चार बिजनेस है। उससे अलग एक जो बिजनेस है दैट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। दैट इज ए वेरी स्मॉल बिजनेस, 0.5%, यानी कि 0.5% और 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। एंड उसके बाद में 1% आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं है, ये बहुत सारे बिजनेसेस का एक पूरी कंसोलिडेटेड कंपनी है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सारे ही बिजनेस सुपर हिट हैं। सबसे अब इसमें बात करते हैं इनमें से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसमें क्या क्या यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट नजर आती है। सबसे पहली बात, जो यहाँ इनका रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस है, जो कच्चे तेल को लेकर है, यानी कि जो डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है, इसमें यहां पर क्या डेवलपमेंट है। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां ये रिफाइनिंग है और कच्चे तेल को लेकर ये फॉसिल फ्यूल है। तो इसको लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं कि क्लीन एनर्जी का एक यहां पर माहौल बना हुआ है, कि यहां पर क्लीन एनर्जी होनी चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो काफी कम हो सके, जो यहां पर एमिशन है। अब इसके लिए क्या करना है, इनके पास गैस के अपने भंडार हैं और इनके पास गैस अपनी है जिसको एक्सप्लोर नहीं करते थे। तो इसके लिए आने वाले टाइम में एक टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस से चीजें चलेंगी। यहां पर अगर आप देखोगे WE फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, इन्होंने एक चार्ट बनाया भी हुआ है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका फाइनली यूज क्या होगा। उसका फाइनल यूज यहां पर इंडस्ट्रीज में भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा, हीटिंग में भी होगा, एंड पावर जनरेशन में भी होगा। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी निकल कर आएगा। और हाइड्रोजन गैस किस तरीके से बनेगी, इसको 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है। एक बनाने की प्रोसेस को ग्रीन यहां पर हाइड्रोजन कहते हैं, और एक को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, और एक को ग्रे कहते हैं, और एक को ब्राउन भी कहते हैं। लेकिन जो ग्रीन है, ग्रीन के केस में क्या होता है, ग्रीन के केस में एक्चुअल में सारी हाइड्रोजन सेम ही है, लेकिन बनाने के तरीके से इसके नाम अलग अलग रखे गए हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बनाने में
क्लीन एनर्जी का यूज किया जाता है, जैसे विंड एनर्जी या फिर हमारी सोलर एनर्जी, इस तरह की एनर्जी को यूज किया जाता है, क्लीन एनर्जी को यूज किया जाता है इसको बनाने में। लेकिन जो ब्लू हाइड्रोजन है इसको बनाने में नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नेचुरल गैस के भंडार हैं, वो उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन यहां एक एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यहां पर इसको यूज किया जाएगा ब्लू हाइड्रोजन में। इस चीज को लेकर इन्होंने सारी काफी बातें बोली भी हैं। जैसे मैं एक यहां आपको बताता हूं, रिलायंस डीप फॉसिल फ्यूल फुटप्रिंट्स गिव्स इट्स ब्लू हाइड्रोजन पुश एंड एज। तो यहां पर क्योंकि नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं, तो यहां एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ये करने को भी तैयार हैं। 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $10 billion इन द क्लीन एनर्जी बिजनेस एंड एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2035। इट आइडेंटिफाइज हाइड्रोजन एज ए मेजर फ्यूचर क्लीन एनर्जी फ्यूल एंड एम्स टू ब्रिंग हाइड्रोजन कॉस्ट जो बहुत कम हो सकती है। तो यहां ये एक मेजर पुश है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में हाइड्रोजन से जब सारी चीजें चलेंगी तो यहां पर ये उसका एक मैन्युफैक्चरर होगा और काफी सस्ते प्राइस पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि इसके पास गैस अपनी है। तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड, जो इन्होंने एक हाल फिलहाल में एक नया एमओयू साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज साइंस एमओयू फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.95 लाख करोड़ इन ग्रीन एनर्जी अदर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। तो यहां पर इन्होंने 5 लाख करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट के साथ में 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने की यहां पर बात की है। तो 100 गीगावाट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और कितना बड़ा है मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे हम यहां पर screener.in पर जाते हैं एंड टाटा पावर पर जाते हैं, टाटा पावर पर गए, यहां पर टाटा पावर की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 12 गीगावाट, 12.8 गीगावाट, 12,808 मेगावाट है। तो 12.8 गीगावाट हुआ। तो टाटा पावर जैसी यहां पर 7-8 कंपनीज की वो बात कर रहे हैं, यहां पर 8 कंपनीज की बात कर रहे हैं, 7 की बात नहीं कर रहे हैं, 8 कंपनीज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज ए बिग बिग प्रोजेक्ट, वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। और यहां पर जो गवर्नमेंट का कहना है कि टोटल मिलाकर ऑलमोस्ट 450 गीगावाट यहां इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर प्लांट लगाए जाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के होंगे। उसमें से 100 गीगावाट रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी साइन कर चुका है। एंड दिस बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज विल इन्वेस्ट 5.95 लाख करोड़ इन ग्रीन एनर्जी अदर प्रोजेक्ट ओवर 10 to 15 ईयर्स। इसमें से 5 लाख करोड़ गीगावाट के लिए यहां पर यूज होंगे। तो एक ये बिजनेस है, यानी कि इतना सबसे बड़ी कंपनी ऑलमोस्ट ये बन जाएगी पावर प्लांट में, पावर जनरेशन में। क्योंकि ये चीज साफ साफ नजर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि जो पेट्रोल डीजल ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाले क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़ते हैं जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी कहना है कि 2050 तक जो भी हम जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में आ जाने चाहिए, यानी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाने चाहिए। जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही ग्रीन भी हम जनरेट करते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसा एनवायरमेंट को हार्म करने वाला कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो यहां पर ये इसमें एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। मुझे जो नजर आता है कि आने वाले टाइम में जितनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में पूरी है, 16 लाख करोड़ की जो पूरी कंपनी है, यहां अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दिस इज 16.53 लाख करोड़। तो इतनी बड़ी इनकी ये एक डिवीजन बन जाएगी। तो मुझे क्या क्या नजर आता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो इनका जो रिफाइनिंग बिजनेस है, रिफाइनिंग बिजनेस बहुत ज्यादा शायद ग्रो नहीं करेगा लेकिन कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। उसके बाद में इसमें जो एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के एडिशन के साथ आने वाले टाइम में 16,00,000 करोड़ का तो ये एक यूनिट हो जाएगी। सेकंड यूनिट इनकी जियो हो जाएगी सेम साइज की, थर्ड यूनिट इनकी रिटेल बिजनेस हो जाएगी सेम साइज की, एंड फोर्थ यूनिट इनकी हो जाएगी जो इनका ये सोलर पावर जो पावर प्लांट लगेगा 100 गीगावाट का, एक ही हो जाएगा। और साथ में एक और इनका नजर आता है इसी साइज का, वो क्या है यहां पर अगर हम डिटेल में पढ़ें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेंशन किया हुआ है गुजरात के साथ जो करार किया है उसमें इट विल इन्वेस्ट अनदर 60,000 करोड़ इन सेटिंग अप 4 गीगा फैक्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रोल्सर्स
यूज्ड फॉर हाइड्रोजन जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। यानी कि जितनी भी चीजें यहां पर ये आगे लगाने वाले हैं उन सब की प्रोडक्शन खुद करेंगे, किसी दूसरे से खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी गीगा फैक्ट्रीज लगाएंगे एंड वंस ये अपने लिए मैन्युफैक्चर कर लेंगे उसके बाद ये बिजनेस कोई रुकने वाला नहीं है। माइट बी दे विल बी एक्सपोर्टिंग टू ऑल द कंट्रीज। इस तरह की गीगा फैक्ट्रीज इंडिया में पहले अगर लगी हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही लगाई हैं। जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी या फिर टाटाज इस तरह की फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, बिरलाज लगा सकते हैं। यहां पर अदानी भी इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ही ऑफ कोर्स। तो जो पुराने टाटा, बिरला, मोदी का नाम यहां से गायब हो गया बीच में, आई डोंट नो क्या गलतियां रही, लेकिन टाटा, बिरला और यहां पर ये गौतम अदानी जी एंड अनिल मुकेश अंबानी जी, ये चारों ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जिनका पॉलिटिकल अप्रोच है वो उनको अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एक अच्छे से बिहेव करके मींस अच्छे से काम कर पाते हैं, उनके साथ अपनी बातों को रख पाते हैं, जिसके चलते इंडिया ग्रो करता है। यहां पर एक और मैंने स्टेटमेंट रीड की थी कि इन सारे जो ये इन्वेस्टमेंट होगी 5 लाख करोड़ की, इससे गुजरात में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी स्टेट में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अपने फायदे की चीजें हैं। इंडिया तभी ग्रो करेगा जब ये बिजनेस हाउसेस अच्छे से यहां पर बिजनेस को यहां पर कैपेसिटी एक्सपेंड कर पाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लगा पाएंगे। जितना सारा यहां पर सोलर पावर के जो पीवी मॉड्यूल्स हैं जो पहले चाइना से इंपोर्ट होते थे वो अभी इंडिया में खुद से मैन्युफैक्चर होंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट भी होंगे। तो यही तो सब करना है। इंपोर्ट मींस हम उस चीज को इंपोर्ट क्यों करें जो चीज इंडिया में खुद से हम यहां पर मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। यहां पर इंडिया इज गोइंग टू बिकम ए सुपर पावर फॉर श्योर। ये अब इंप्लीमेंटेशन नजर आती है। अभी तक तो सिर्फ सपनों में रहता था कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगी, लेकिन अभी सच होती हुई नजर आती है। तो यहां पर 4-5 ये यूनिट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम साइज की हो सकती हैं जिस साइज की अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, एक तो रिफाइनरी बिजनेस जिसमें हाइड्रोजन बिजनेस ऐड होगा, सेकंड इनका जियो बिजनेस, थर्ड इनका रिटेल बिजनेस एंड फोर्थ इनका पावर प्लांट एंड फिफ्थ इनका ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने का जो गीगा फैक्ट्रीज ये लगा रहे हैं। ये आने वाले टाइम में सेम साइज की हो सकती हैं और अगर सेम साइज की होती हैं तो यहां पर जो 16.5 लाख करोड़ का ये इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये यहां से 100 लाख करोड़ तक का पहुंच सकता है। ये 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। तो अभी तक जितनी भी वैल्यूएशंस हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो लाख करोड़ तक ही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगले 7, 8, 10 सालों में ये लाख ये करोड़ में काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा सुनने में लगता है विवेक भाई मजाक है क्या करोड़ की यहां पर इन्वेस्टमेंट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन होना। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अभी हाल फिलहाल में जो फेसबुक का शेयर टूटा था एक ही दिन में 20-25% के आसपास, वो उतना नीचे आ गया था जितनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेज़न का शेयर जो ऊपर गया उसने इतनी वेल्थ जनरेट की जितनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हमें इंडिया को कम आंकने की जरूरत नहीं है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोग हैं और इस तरह की फैक्ट्रीज की तो लगने की अभी शुरुआत हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर साथ देना शुरू किया है। मेरा मानना यह है कि यहां से 5-6 गुना 6 गुना तो ये शेयर आराम से होता है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 टाइम्स का हमें यहां पर रीजन समझ में आते हैं जो सॉलिड रीजंस हैं, तो यहां से जो शेयर प्राइस अभी 2400 रुपीस का है ये 12,500 या 12,000 से यहां पर 15,000 या फिर 20,000 के आसपास तक का यहां से नजर आता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये 4-5 गुना मींस ये तो बहुत छोटी सी बात है, यहां से 10 गुना होने का भी दम रखता है। उसका एक और रीजन है जो बिजनेस चलाने की बात होती है यहां पर वो ब्लड में है। अब यहां पर अनिल अंबानी जी की अगर बात करें तो उन्होंने जो गलतियां की, दो चीजों की उन्होंने गलतियां की। एक को जो यहां पर बहुत सारे ब्लेम्स लगे उनके ऊपर कि उन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, दूसरा जो उन्होंने एक्स्ट्रा यहां पर डेट क्रिएट किया। तो लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये चीज नजर नहीं आती। अगर इसकी बैलेंस शीट में जाने लगे तो अब से कुछ साल पहले जो इनकी डेट इक्विटी रेशियो की हालत खराब थी वो अभी बिल्कुल ठीक होती हुई नजर आती है। यहां अगर हम देखें 2019 में 3,81,000 करोड़ का इनका अपना
पैसा था, जो इक्विटी थी, और बोरोइंग यहाँ पर 3,07,000 करोड़ की थी। ऑलमोस्ट सेम साइज था, डेट इक्विटी रेशियो 1:1 हो गया था, लेकिन इन्होंने उसको ठीक कर डाला। अभी जो अपना पैसा है दैट इज 7,35,000 करोड़ और जो बोरोइंग है दैट इज 2,63,000 करोड़। इट हैज बीन रिड्यूस्ड, लेस देन हाफ अभी डेट रह गया है। तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया है। अब यहां पर मैं एक दो चीजें और बता देता हूं कि इसमें अभी जो करंट वैल्यूएशन है, बाकी जो इनकी यूनिट्स हैं, यूनिट्स में जो इनका जियो बिजनेस है, जियो बिजनेस को इन्होंने लेकर लिखा है Reliance sold stake in Jio Platform Limited to make it a debt-free company by March 2021. It sold 33% stake for 1.5 lakh crore rupees. यानी कि 33% हिस्सेदारी, 1/3 हिस्सेदारी 1.5 लाख करोड़ में बेची है। यानी कि इसकी वैल्यूएशन अगर टोटल देखी जाए सिर्फ रिलायंस जियो की, वो उस टाइम के हिसाब से 4.5 लाख करोड़ आती है। अब यहां पर ग्रोथ कैसे आएगी, ग्रोथ का मैं आपको रीजन बताता हूं। इनकी आप अगर ये न्यूज देखोगे, रिलायंस जियो हाइक्स प्रीपेड टैरिफ बाय 20%, न्यू प्लान्स टू बी इफेक्टिव बाय December 1। तो यहां पर 20% जियो की जो रेवेन्यू है वो तो सीधी सीधी इंक्रीज हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो ये टेलीकॉम बिजनेस है ये फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन वाला बिजनेस कम है। फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस का क्या मतलब है, जो टावर्स लगे हैं वो उतने ही लगे हैं, और चाहे हम टैरिफ को कम करें या ज्यादा करें, जो कंजम्पशन है वो उतनी ही है। जो उन टावर्स को चलाने के लिए एनर्जी यूटिलाइजेशन वो उतना ही है, वो कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। यहां पर जितनी सैलरी पहले देते थे स्टाफ को उतनी ही अभी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो 20% यहां पर सेल्स में हाइक है, ये सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा। यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो एकदम से स्वेल हो जाएंगे। सेकंड, एक और जो टेलीकॉम बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अभी इन्होंने डिजिटल सर्विसेज को लेकर जो फेसबुक के साथ जो इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट की है, जो गूगल ने इन्वेस्टमेंट की है, यहां पर जो क्वेलकॉम ने इन्वेस्टमेंट की है, वो भी अपनी जो पैसा लगाया है वो भी अपने उस पैसे लगाए हुए पैसे पर रिटर्न चाहेंगे। तो यहां पर न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर क्या क्या चीजें होंगी, कितने डेटा सेंटर्स बनेंगे, अभी हम उस बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि इस तरह की कोई स्टेटमेंट अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ होगा। एक और पॉइंट, अभी जो घर घर में ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, अभी हर घर में ब्रॉडबैंड नहीं है। यहां पर ये अपनी एसेट्स पूरी इंस्टॉल कर चुके हैं, सिर्फ इसको एक्सपेंशन करके इसको मोनेटाइज करना बाकी है। अब आने वाले अगले एक साल में वो चीज भी देखने को मिलेगी। तो जिनके नेट प्रॉफिट हैं इस जियो बिजनेस से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। और जहां तक रिटेल की बात है तो अभी तो ये शुरुआत है। रिटेल में एक बार अभी फ्यूचर ग्रुप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया है कि रिलायंस, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उन दोनों में से किसी ने जो हर्डल था फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने का, वो हर्डल यहां पर पूरा हो गया है। अमेजोन ने जो यहां पर बीच में अपनी फाइलिंग की थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो सारी चीजें यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में हैं। यहां पर अभी जो एक ड्रॉबैक नजर आता है वो क्या है, ड्रॉबैक बस एक ही नजर आता है कि यहां पर ये बिजनेस को संभालने के लिए आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मुकेश अंबानी हैं, उनके 3 जो बच्चे हैं उसमें किस तरह से डिवीजन होगा, उस चीज को लेकर एक छोटा सा पॉइंट है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ डिवीजन नजर नहीं आता। आने वाले टाइम में कैसा होगा तब की तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल यहां पर ग्रोथ स्टोरी नजर आती है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक का। यहां पर अब मैं एक बार टेक्निकल और आपके सामने एक बार शेयर कर लेता हूं। उससे पहले फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो सारी चीजें मैं ऑलमोस्ट सारी शेयर कर चुका हूं। प्लेजिंग इज 0, डेट इक्विटी इज 36%। और उसके बाद में अगर हम यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यू है। और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की है। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है एंड नेट प्रॉफिट भी यहां पर हाईएस्ट एवर है। तो ये सारी चीजें स्ट्रांग है। बैलेंस शीट में बोरोइंग कम हुई है और अपना पैसा इंक्रीज हुआ है। कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर यहां पर फिक्स्ड एसेट सबसे ज्यादा है आज की डेट में एंड सीडब्ल्यूआईपी भी यहां पर है, जिससे हम और ज्यादा यहां ये जब ऑपरेशनल कैपेसिटी हो जाएगी तो और ज्यादा यहां पर पैसा आएगा। अदर एसेट्स इंक्रीज हुई हैं, इन्वेस्टमेंट यहां पर इंक्रीज हुई। तो सारी चीजें यहां पर अमेजिंग हैं, सुपर्ब हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहां पर रिटेल पब्लिक के पास 16.29% हिस्सेदारी थी, वो अब सिर्फ और सिर्फ 10% है, यानी कि बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। तो
एवरीथिंग इज अमेजिंग। अब टेक्निकल चार्ट की बात करें, टेक्निकल चार्ट में दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेसिकली सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो लास्ट ईयर सितंबर में ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट यहां पर 16-17 मंथ्स हो चुके हैं, 1.5 ईयर हो चुका है। इट इज टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द सेम रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट बना, बार बार यहां पर सपोर्ट लेता है। एक और जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट क्या है कि अगर हम यहां पर देखें तो ये एक छोटा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दिस इज द नॉट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस वाज द शोल्डर। अब यहां पर जो ये शोल्डर बना, इसके बाद में ये शोल्डर को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर ही यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसमें भी ये थोड़ा सा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा है और बाकी सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं। तो यहां आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। मेरा पर्पस था आपको एक ग्रेट कंपनी का यहां पर एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव देना कि क्या क्या चीजें यहां पर हैं और किस तरीके से हमें बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ये पाप मत करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अदरवाइज पाप लगेगा। मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि अमीर बनने का और रिच बनने का अधिकार सिर्फ हमें नहीं है, दोस्तों को भी रिच लेकर चलेंगे, तभी उनके साथ अगले 20 साल तक बैठकर अगर कॉफी पीनी है तो कॉफी पियेंगे और कुछ और पीते हो तो कुछ और पी पाओगे। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।